नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। टीजीटी की बात करें, टेट की बात करें, एचपीपीएससी शिमला की बात करें या फिर हमीरपुर बोर्ड की बात करें, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है वो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को सभी लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी ने कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इसमें JOIT की बात करें, स्टेनो की बात करें या फिर क्लर्क की बात करें, सेक्रेटरीट क्लर्क की बात करें, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के सेशन में ये है कि हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। उनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें या फिर उन क्वेश्चन को इंक्लूड ही नहीं किया है मैंने बेसिकली। तो उनके बारे में अगर बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता दूंगा कि ये चीज़ थी, ये हमने डिस्कस कर रखी है और इसका आंसर जो है वो ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग सनराइजर्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की IT जो है वो इसको हम सनराइजर्स उद्योग के नाम से जानते हैं या फिर इसको अनदर नेम से सनराइजर्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील का सिद्धांत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्टली सही आंसर है। और जो ये पंचशील शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो पंचशील शब्द आपका ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पंचशील का जो समझौता हुआ था ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जब भारत और चीन के मध्य ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में मेनली जो है वो 5 सिद्धांतों के ऊपर जो है वो उल्लेख किया गया था। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से थे मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं। एक दूसरे की अखंडता व संप्रभुता का सम्मान। सेकंड था आपके पास एक दूसरे पर आक्रमण न करना। थर्ड था आपके पास आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। या फिर आपके पास फोर्थ था परस्पर लाभकारी संबद्धता। और फिफ्थ था आपके पास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 जो है वो वहाँ पे सिद्धांत थे, इनके ऊपर जो है ये समझौता हुआ था पंचशील, तभी इसका नाम पंचशील पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बार बार इसको पता नहीं कितनी बार प्रीवियस क्लासेस में जो है वो डिस्कस करता आया हूँ। मैंने फ्लो डायग्राम भी बनाया था आपको इस तरह से, तो वो भी आप आई होप आप सभी को याद होगा। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है सभी को पता है 98 पॉइंट समथिंग है, बट यहाँ पे 78% आप जो है वो लिख लीजिए। तो बेसिकली नाइट्रोजन सभी को पता है एक रंगहीन गैस, गंधहीन और स्वादहीन विषैली गैस है। इसका जो उपयोग है वो बेसिकली जो लोहे है या फिर स्टील उद्योग है वहाँ पे जो है वो निष्क्रिय रूप से किया जाता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज आती है तो 78% आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना जो है वो कब शुरू हुई? तो मनरेगा योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी ये सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मनरेगा MNREGA इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम था ये बेसिकली, या फिर योजना आप बोल सकते हैं। और जिसको जो कि कब लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2005 को इसको जो है वो लागू किया गया था, इतना आपको पता होना चाहिए। और 2 फरवरी 2006 को ये क्या हुआ था,
ये योजना देश के लगभग 27 स्टेट में जो है वो लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लागू हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत, इस मनरेगा के अंतर्गत बेसिकली होता क्या है, तो जो बेसिक सदस्य होते हैं उनको 100 दिन का जो है वो रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है। और जब 2008 तक पहुँचे तो इसकी जो संख्या थी वो 200 से बढ़कर 593 होगी, डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लागू होगी। तो इसका जो करेक्टली सही आंसर था कि भारत में कब शुरू हुई थी बेसिकली, तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2005 को, लेकिन जो लागू होने की जब बात आती है तो 2 फरवरी 2006 आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के नगर निगम और साथ में क्या बोलता है, पंचायत के चुनाव जो है वो कौन करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नगर निगम या फिर पंचायत के चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा वो करवाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन से संविधान में, कौन से संशोधन में ये जो है वो इकाइयाँ जो थी वो आयोजित की गई थी चुनाव करवाने की, तो आपको पता होना चाहिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर इकाइयाँ एवं पंचायत के चुनाव आयोजित करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था इस अधिनियम के अंदर जो है वो किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका राज्य चुनाव आयुक्त होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल, जो आपका राज्यपाल होता है किसी भी पर्टिकुलर राज्य के अंदर, तो उसका जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्याह्न भोजन व्यवस्था जो आपके पास मिड डे मील सभी को पता है, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले आरंभ की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम। तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में जो है वो प्रारंभ की गई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 1995, नोट कर लीजिए, 15 अगस्त 1995 को जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और बेसिकली इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी आपके पास बच्चे हैं उन बच्चों को पोषण युक्त भोजन व उनके माता पिता के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। उनको क्या था बेसिकली, उनको बच्चों को एक तो खाना प्रोवाइड करवाना था मेन उद्देश्य, और जब वो खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल आने के लिए मैक्सिमम इनरोलमेंट जो है वो करेंगे। तो इसके लिए ये स्कीम जो है वो चलवाई गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में इनरोल हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। किस भारतीय महिला द्वारा जो है वो अमार जीवन नामक आत्मकथा पुस्तक लिखी गई। तो कौन सी महिला थी भारतीय जो कि अमार जीवन नामक आत्मकथा की पुस्तक जो है वो उन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रास सुंदरी देवी जो थी, उन्होंने अमार जीवन नामक की आत्मकथा पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। और ये पुस्तक किसी पहली भारतीय व प्रथम बंगाली महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1986 में इस पुस्तक को जो था वो प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल करेक्टली सही आंसर था। और इस पुस्तक को जो था वो बंगाली भाषा में ही लिखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप कौन सा है। तो कहाँ पे, कौन से महाद्वीप में जो है वो लौह अयस्क जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूरोप जो है वो लौह अयस्क के लिए
सबसे अग्रणी उत्पादक महाद्वीप है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का कौन सा ऐसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, उसका नाम बताना है आपने। भारत, चीन, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्टली सही आंसर आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनगर किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? तो धनगर जो है वो कौन से प्रदेश का जो है वो जाना माना एक चरवाहा है? हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर है या फिर राजस्थान? जल्दी से आंसर करना है। तो धनगर जो है वो एक महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति है और इसे जो है वो भेड़ों की या फिर बकरियों की चरवाहा के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। धनगर जो है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वर्ष 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट IFI की स्थापना जो थी वो कहाँ पे की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी उत्तराखंड देहरादून के अंदर की गई थी, सभी को पता होना चाहिए। और 1999 में क्या हुआ, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है उसके द्वारा डीम विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। तो डीम विश्वविद्यालय कब घोषित किया इसको? 1999 में। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी जो है वो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिटलर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिटलर का शासन में जो इक्वेशन का जो आशय था वो क्या था? शासन के लिए समर्थन हासिल करना या फिर अंतिम समाधान या फिर अधिकृत दस्तावेज था या फिर लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्टली सही आंसर हो जाएगा? तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था, जर्मनी के नाजी दल के जो ने इक्वेशन प्रक्रिया को अपनाया था। जर्मनी के कौन से दल ने? नाजी दल ने जो है वो इस प्रक्रिया को अपनाया था। एक बात ये हो गई, नाजी दल ने इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो इसके अंतर्गत क्या था कि शहरों में होने वाले हवाई बमबारी से, जो शहर थे वहाँ पे हवाई बमबारी हो रही थी, जिससे जर्मनी के लोगों को बचाने के लिए उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसमें लोगों को गैस चैम्बर में ले जाने का यही मोटिव था कि जो हवाई फायर हो रहे थे उनको उस पर्टिकुलर थिंग से बचाने के लिए लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता है कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उसका आंसर करना है। तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर जो है वो भारत के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, इतना आपको पता होना चाहिए। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है। ठीक है, कर्क रेखा भारत में कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलते जाइए। सबसे पहले गुजरात, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। नोट कर लीजिए, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे जो है वो त्रिपुरा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। तो उड़ीसा जो है वो यहाँ से आपकी कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी को कहा जाता है, या फिर अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो जो अपवाह द्रोणी है वो विश्व की अमेजन नदी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। और अगर हम बात करें अमेजन की, तो अमेजन नदी जो है वो आयतन के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे हम बात करते हैं, तो आयतन के आधार पे क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबाई के आधार पे जो है वो दूसरी बड़ी, लंबाई के आधार पे नील नदी जो है वो सबसे बड़ी है। और अगर हम आयतन की बात करें तो इसमें आपके पास अमेजन जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्टली ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें द्रोणी जो है वो अमेजन नदी के अपवाह को जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में जल के कुल आयतन में कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो टोटल जल का जो भाग है, मान लो 100% है, तो उसमें कितना परसेंट जो है वो महासागरों में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 96.5% आपका महासागरों में आता है। इसके अलावा शेष जो 3.5 बचता है वो सागर हो गया, आपके पास जलाशय हो गए, नदियां हो गई, सभी को पता है, रिवर्स हो गई, इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्टली सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878, ऑप्शन नंबर ए आपका इसके मतलब 1878 के अंदर जो है वो लागू किया गया था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड लेटन के समय ये लागू हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या था, बेसिकली क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र, पाठ्य सामग्री प्रकाशित करना और पूर्व अधिकारियों को की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस अधिनियम को गला घोट अधिनियम या फिर मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो गला घोट या फिर मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। साइमन कमीशन पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 आपका जो है वो भारत में इसका आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इस आयोग के सभी 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो वाइट मैन कमीशन इसीलिए कहा जाता है, इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया था और साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ के नारे भी लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्टली सही आंसर है। और आपको लगता है कि वीडियो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो इसमें जो आपका अभ्रक है ये धात्विक खनिज नहीं है, ये एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनेजाइट रेत जो है वो निम्नलिखित में से किस खनिज में पाया जाता है? मोनेजाइट रेत जो है वो कौन से खनिज सा पाया जाता है? थोरियम, कोयला। तो जो आपके पास मोनेजाइट रेत से थोरियम खनिज जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थोरियम खनिज जो है वो प्राप्त किया जाता है मोनेजाइट से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो कौन सा वेद सबसे पुराना है? सभी को पता है, वेद जो है वो 4 है, जिसमें जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। और ऋग्वेद में सभी को पता है 1028 ऋचाएँ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है?
तो जो आपके पास ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सूक्त भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा 3 और वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है। तो हर्षचरित्र जो लिखी है वो लिखी है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश भाग में पाया जाता है। तो ऊर्जा मेजर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से या फिर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है, एक काल्पनिक इमेजिनेशन रेखा है जिसका कक्षीय भाग से डैश कोण बनाती है, जो कि कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि कक्षीय भाग में 66 1/2 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब आपके पास वेस्ट टू ईस्ट जो वो घूमती है, ये आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए क्या करती है, 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। इस सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने के लिए 365 डेज जो है वो में ये पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है जो कि लद्दाख में भी प्रचलित है, जिसे स्थानीय मुसलमान व बौद्ध दोनों गाते हैं। मुसलमान भी और बौद्ध भी दोनों गाते हैं। तो केसर सागा जो है वो मुख्यतः लद्दाख व तिब्बत का एक प्रचलित क्या है, ग्रंथ है, और जिसको केसर सागा लिंग राज्य के राजा केसर से संबंधित है और 11वीं शताब्दी में लिखी एक प्रमुख कविता है ये। और इसके जो स्थानीय मुसलमान बौद्ध इनको दोनों जो है वो गाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटीकल्चर जो है वो निम्नलिखित में से किस कृषि से संबंधित है। तो विटीकल्चर जो है वो अंगूरों की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जो हमने डिस्कस कर रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। एक तो आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती, और कब की गई थी, 1875। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पे की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। और स्वामी दयानंद मूल शंकर सभी को पता था, जन्म हुआ था उनका, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो व भारतीयों के लिए नारे दिए थे। और भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता था, ये हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। और ये बांध जो है वो उत्तराखंड के टिहरी जिले के भागीरथी नदी पर जो है वो स्थित है, ठीक है। ये बांध जो है वो 261 मीटर जो है वो ऊंचा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो भगवत गीता के अंदर जो है वो कुल 18 अध्याय है, और ये महाभारत का एक भीष्म पर्व का अंग है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसिनराम, ठीक है। मानसिनराम जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के अंदर जो है वो पर्वतीय जिले में बसा हुआ एक गांव है, जहां पे क्या होता है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है वो होती है, ठीक है।
तो जो वार्षिक वर्षा है 122 सेंटीमीटर यहाँ पे आंकी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्टली सही आंसर है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य सभी को पता है कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो आपका राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी का स्थान आता है, तो राजस्थान आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जलाशयों को दिखाने के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सभी को पता है, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्टली सही आंसर है। चाय के बागानों के लिए या फिर ऊंचे पेड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो भारत की खोज पुस्तक जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्टली सही आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आपके पास रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया आता है तो वो लिखी गई है मेघनाथ देसाई द्वारा। नोट कर लीजिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा जो है वो लिखी गई है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहाड़ी गांधी कौन था? अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया कि बाबा कांसीराम को जो है वो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1914 टू 1918 तक जो है वो लड़ा गया था। और इस के अलावा एक क्वेश्चन और है कि भारत में रबड़ सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो रबड़ की जो मात्रा है वो सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि केरल में सबसे अधिक जो है वो रबड़ पाई जाती है। और रबड़ किससे बनता है? लैटेक्स से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिर जंगल जो है वो आपका गिर जंगल संबंधित है, तो गिर जो है वो आपके पास किस से जो है वो संबंधित है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य आपने सुना होगा, तो वहाँ पे क्या है, सिंह और शेर जो है वो दोनों प्रेजेंट है, तो इनके लिए ही फेमस है। और एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। तो ये आपका जो है वो गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल हमने पढ़ा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के लिए सही टाइम कितना है? तो 52 सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इस गान को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और अगर हम बात करें तो इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट देखिए, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यूएसए का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान थे, तो सभी को पता है पाणिनि एक किस चीज़ के लिए फेमस विद्वान थे? तो भाषा एवं व्याकरण के लिए जो है वो एक प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्टली सही आंसर है। तो भारत में रुई मिलों की सर्वाधिक संख्या है, तो भारत में जो रुई मिलें हैं वो उनकी सर्वाधिक जो संख्या है वो है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्टली सही आंसर हो जाएगा। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार पूरे विश्व या फिर पूरे विश्व में प्रति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा।
और इसके जो पहले अध्यक्ष थे इस आयोग के वो थे रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त हुए। तो भारत में जो आम चुनाव आयुक्त हुए थे वो हुए थे 1951 में, ये आपको पता होना चाहिए। और चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक जो आयोजित हुई थी वो 13 मई 1952 में आयोजित हुई थी। और जबकि राज्यसभा लोकसभा की बैठक है ये, और अगर हम बात करें राज्यसभा की बैठक की तो 23 मई, दोनों जो है वो 13 मई और 1952 को ही आयोजित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं। तो सभी को पता है राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं 250 होते हैं, जिसमें 233 प्लस 12 जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। गदर पार्टी के संचालन कौन था या फिर किसने किया? तो गदर पार्टी का संचालन किया था, जल्दी से आंसर कर दीजिए, तो लाला हरदयाल, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका इसमें करेक्टली सही आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का नीले ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में माना जाता है। या फिर गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, लैप्स की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो लैप्स की जो हड़प की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और इसका जो क्या था मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो यूएनओ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो आप सब तक मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसको शिमला से रेगुलेट किया जाता है। हमारी ऑफिशियल जो वो प्ले स्टोर ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो हमारे अभी रनिंग में सेक्रेटरीट क्लर्क की बात करें या फिर जीके के हमारे पास 2 टाइप के कॉम्बो कोर्स रहते हैं। एक जनरल स्टडी का, एक जनरल स्टडी प्लस हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश आपको मिलेगा, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। स्पेशल कोर्स जो है वो जनरेट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टैट 2022 दिसंबर के लिए जो हमारी एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको आप एडमिशन ले सकते हैं। और 15 अगस्त से हमारे न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट जो भी कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर टिल द एग्ज़ाम जब 1 महीना बचता है तब बोलते हैं कि कोचिंग लेनी है, फर्स्ट बैच से ही ज्वाइन करें ताकि आपको टिल द एग्ज़ाम जब आपके पास एंड में जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे आपको क्या हो, अच्छे से रिवीजन मिल सके और अच्छे से चीज़ें कवर हो सके। तो इसके लिए अगर आपके पास क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7591046600, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आगरा का किला किसने बनवाया? तो आगरा का किला जो था वो किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला है उसको बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। और ये किला जो है वो बालुए पत्थरों से निर्मित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। तो मिल्खा सिंह का एक थॉट है, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर द पर्सन विद दीज क्वालिटीज स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। और डेली जो है वो आपने कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़ना है रेगुलर।
चलिए, ये आप सभी के एग्ज़ाम के लिए वीडियो हेल्पफुल थी, तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के सेशन डेली आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि चीज़ें करेक्ट हो सके। और अगर किसी टाइप के कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो राय दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।